हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा केंद्रीय वित्त आयोग संगठन व कार्य। आपका ये जो सेक्शन है इसमें कुछ क्या पाठ्यक्रम में आयोग या संगठन हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, नीति आयोग है। तो ये कुछ ऐसे आयोग या संगठन हैं, उनके बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक क्या है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, अर्थात यहाँ केंद्र व राज्य जो हैं उनकी अलग अलग सरकारें हैं और भारत में एक संघीय व्यवस्था है। और किसी भी संघीय शासन के लिए क्या है यह ज़रूरी है या उसका ये एक लक्षण भी है कि उसमें क्या है संघीय सरकार और उसकी जो विभिन्न इकाइयाँ हैं अर्थात राज्य जो है उनके मध्य क्या है अधिकार और कर्तव्यों का क्या है स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। संघीय व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, दोहरी सरकार होती है और केंद्र व राज्य जो हैं उनके बीच में क्या है शक्तियों का विभाजन होता है। तो इसके लिए क्या है भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है केंद्र और राज्यों के जो मध्य अधिकारों का या कर्तव्यों का जो विभाजन है वो क्या है 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान में ही अन्य शक्तियों के साथ साथ देश में जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन हैं उनका भी क्या है संघ सरकार और राज्य की सरकारों के मध्य विभाजन किया गया है। और यह सर्वविदित है कि कोई भी संगठन वित्त के अभाव में क्या है कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो दोनों स्तर हो, केंद्र हो चाहे राज्य हो। तो दोनों ही स्तरों पर क्या 3 सूचियों के माध्यम से जो शक्तियों और दायित्वों का विभाजन किया गया है और ये जो दायित्व और शक्तियाँ जो है सरकारों को सौंपी गई है और उनका निर्वाह जो है वो पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में क्या है नहीं हो सकता। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को अपनाते हुए क्या है संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या है वित्तीय साधनों के आवंटन के पर्याप्त व्यापक प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस बात को ध्यान में रखा है कि संघात्मक व्यवस्था की दोनों इकाइयां यानी राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय स्रोतों का बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें वितरण की समानता और न्याय संगतता दिखाई दे। भारत के संविधान में इस बात का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि शासन के दोनों स्तर केंद्र व राज्यों के विधानमंडल जो हैं केंद्रीय संसद और राज्य के विधानमंडलों को क्या है कर लगाने से संबंधित शक्तियाँ क्या है अलग अलग दी गई है। उदाहरण के लिए राज्यों के विधानमंडलों को जहाँ कृषि भूमि पर कर लगाने का अधिकार है वहीं गैर कृषि भूमि पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय संसद को दिया गया है। इसी प्रकार अवशिष्ट सूची में सामान्यतः कर लगाने का अधिकार क्या है संसद में निहित है। कर लगाने की इन शक्तियों के बारे में हमारे उच्चतम न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक निर्णय भी लिया है कि संघ सूची में राजस्व के जो स्रोत आवंटित किए गए हैं वे केवल संघीय सरकार के अन्य उपयोग के लिए नहीं हैं बल्कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन संघ व राज्यों के मध्य बांटे जाने हैं। इस प्रकार वे सभी कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं भारत की संचित निधि का ही भाग नहीं बनते बल्कि उनमें अनेक करों से प्राप्त राशि को राज्यों के बीच वितरित किया जाता है और वह राशि राज्यों की संचित निधि का भाग बनती है। यही नहीं, उन करों की राशि जो भारत की संचित निधि का भाग बनती है का उपयोग भी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य उक्त करों की राशि का बंटवारा जिन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है उसका निश्चय एक उच्च शक्ति प्राप्त वित्त आयोग करता है, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक उत्तरदायी संस्था के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में की है। अर्थात हमारा जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो क्या है एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। उच्चतम न्यायालय के जो ये इंगित निर्णय है उससे क्या है केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग नामक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था की आवश्यकता, उपयोगिता और प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है। और राज्य सरकारों को संविधान ने जो वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराए हैं उनमें से वे संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त राजस्व के लिए संघीय सरकार पर क्या है निर्भर रहना पड़ता है।
संविधान के विभिन्न प्रावधानों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार के द्वारा जो लगाए गए कर हैं उनसे जो प्राप्त राजस्व है उसका कुछ भाग क्या है राज्यों में वितरित किया जाना है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि संघ सरकार अपनी आय के साधनों में से कितना भाग किन आधारों पर कितने समय तक किस प्रकार राज्यों को वितरित करे। क्या सभी राज्यों को समान मात्रा में दिया जाए? क्या इस प्रकार की दी जाने वाली सहायता से संघ राज्य संबंधों में कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है? क्या विभिन्न राज्यों के कार्यों और उत्तरदायित्वों में कोई अंतर है? इन समस्त तथ्यों का संघ और राज्यों के संबंधों के संदर्भ में बदलती हुई परिस्थितियों के आलोक में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि एक समय में निश्चित की गई कोई व्यवस्था आने वाले समय के लिए निरंतर उपयोगी नहीं हो सकती। यही कारण है कि भारत की संघीय व्यवस्था को गतिशील और लोचशील बनाए रखने तथा ऊपर उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के समुचित समाधान की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति को उचित सलाह देने के लिए संविधान में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये जो हमने अभी बातें पढ़ी समझी उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अनुदान और उसे करों से प्राप्त राशि का बंटवारा किन आधारों पर किया जाए जिससे कि विभिन्न राज्यों के मध्य असंतोष न हो, उनमें उनके विकास में असंतुलन न हो, उन्हें आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार सहायता मिले और संघ तथा राज्यों में क्या है सौहार्द बना रहे। अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की जाती है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है, जो राजस्व है उसको क्या है केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित करने के उपायों और तरीकों की अनुशंसा करना है। अब हम इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। वित्त आयोग जैसी संस्था की स्थापना का विचार भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान जो हैं उनसे क्या है ये प्रभावित है। जब भारत का नवीन संविधान बनकर प्रभावी हुआ तो उसके अनुच्छेद 280 से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार वित्त आयोग क्या है एक संवैधानिक संस्था है, जबकि योजना आयोग या उसके स्थान पर जो बनाया हुआ हमारा नया नीति आयोग है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसका संविधान में अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के अनुसार ही भारतीय राज्य भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन की समस्याओं से ग्रस्त हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के शिल्पी माने जाते हैं, उन्होंने क्या है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संबंधी जो अंतराल है, गैप है, उसको भरने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 268, 269, 270, 275, 282, 293। उसके माध्यम से क्या केंद्र और राज्यों के मध्य जहां वित्त संबंधों का प्रावधान किया गया है, वहीं केंद्र राज्यों के मध्य उपयुक्त वित्त संबंधों का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग जैसी संस्था का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर क्या है वित्त आयोग का गठन करेंगे। और अनुच्छेद 280 में यह भी व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति इसके उपरांत हर 5 वर्ष के अंतराल या इससे पहले वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। इसी अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संसद कानून बनाकर सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होगी, यानी संसद को क्या है इसकी शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र राज्यों के मध्य करों के रूप में प्राप्त राशि का बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति को वित्त आयोग क्या है सिफारिश करेगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि वित्त आयोग नॉन प्लान यानी गैर योजना से संबंधित राजस्व संसाधनों के विषय भी क्या है देखेगा। भारतीय संविधान में किए गए उक्त प्रावधानों के अंतर्गत भारत में सबसे पहले वित्त आयोग का जो गठन है, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 22 नवंबर 1951 को किया गया और उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी थे और उनका ये जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1952 से लेकर 1957 के बीच रहा। और अब तक कुल क्या है 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और 15वां जो वित्त आयोग है
वो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में है और उसकी अवधि 2020 से लेकर 2025 के बीच की है। यानी इसकी अनुशंसाएं जो है वो 2020 से लेकर 2025 की अवधि के बीच में रहेगी। 15वां वित्त आयोग है वो 22 नवंबर 2017 को गठित किया गया। तो पहला वित्त आयोग जो है वो भी क्या है 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। तो वित्त आयोग जो है उसका कार्यक्षेत्र जो है वो संपूर्ण भारत सरकार है और वित्त आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अब हम वित्त आयोग की संरचना के बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 की अनुपालना में वित्त आयोग के गठन के लिए भारत की संसद के द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951, जिसे बाद में क्या है 1955 में क्या है संशोधित किया गया है, उसको क्या है पारित किया गया। पूर्व में ये बताया जा चुका है कि हम बता चुके हैं कि वित्त आयोग की संरचना के अंतर्गत आयोग में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक आयोग में एक अध्यक्ष और 4 क्या है मेंबर होते हैं। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति की रीति, चयन के आधारों का निर्धारण क्या है संसद कानून बनाकर करेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम बनाया गया था। वित्त आयोग संबंधी ये जो अधिनियम है उसमें प्रावधान किया गया है कि आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसको क्या है सार्वजनिक जीवन का क्या है व्यापक अनुभव हो। सदस्यों की योग्यता जो है वो भी क्या है निर्धारित की गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो अथवा न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो वो एक क्या है मेंबर होता है न्यायिक विशेषज्ञ के रूप में। दूसरा जो मेंबर है वो वह होता है जिसको वित्त व लेखा का क्या है अनुभव या ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो। और तीसरा जो व्यक्ति है उसको क्या है वित्त व प्रशासनिक क्या है ये विशेषज्ञ हो वो के सदस्य सचिव के रूप में होता है। और एक सदस्य ऐसा भी होता है जो अर्थशास्त्र का क्या है विशेषज्ञ हो। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष के अलावा जो अन्य 4 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वे उक्त योग्यताओं का धारण करने वालों में से होंगे। और अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग में सदस्यों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति यह देखे कि जिस व्यक्ति को वे आयोग में सदस्य नियुक्त कर रहे हैं उसके कोई आर्थिक स्वार्थ तो नहीं है जो आयोग में नियुक्त होने पर उसके कर्तव्यों या कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हों। इसके अलावा ये जो योग्यताएं हैं कुछ अयोग्यताएं भी तय की गई है मेंबर्स के लिए कि एक तो वो क्या मानसिक रोगी नहीं हो और दिवालिया घोषित न हो, उसका कोई अनैतिक अपराध के दोषी न हो और उसके वित्तीय व अन्य हित आयोग के सुचारू कार्य संचालन में बाधक न हो। तो आयोग जो है उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति जो नियुक्ति आदेश है उसमें अवधि अंकित होती है उस वक्त तक वो बना रहता है। और नियमों में यह प्रावधान भी किया गया है कि उसे वित्त आयोग में क्या है पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है, अर्थात अवधि समाप्त होने के बाद जो नया आयोग बनेगा तो पहले वाले मेंबर्स को फिर दोबारा बनाया जा सकता है। और साथ ही कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। और ये जो सदस्य अध्यक्ष हैं इनको वेतन और भत्ते जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसके अनुरूप ही क्या है मिलते हैं। इसके पश्चात हम वित्त आयोग जो है उसके क्या कार्य हैं क्या शक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज हम लोगों ने इसकी संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, इसके अर्थ के बारे में पढ़ा।